हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फर्मेंटेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस और पीओ रेशियो भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है फर्मेंटेशन, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सेल जनरेट्स एनर्जी अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है। ठीक। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। तो एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो एरोबिक होगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होता है वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, दोनों में कॉमन होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो होता है वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, यानी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फर्मेंटेशन के लिए। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों सेम प्रोसेस नहीं है, दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये दोनों ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। anaerobic respiration and fermentation are both process that occur without oxygen but they differ significantly, यानी दोनों में डिफरेंस होता है, भले दोनों ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं। ठीक है, anaerobic respiration uses an electron transport chain just like aerobic respiration, but instead of oxygen it uses inorganic molecules such as nitrate or sulfate as a final electron acceptor। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वो कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना। तो इनऑर्गेनिक सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल होगा या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो होगा आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नाइट्रेट और सल्फेट। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, इन कंट्रास्ट फर्मेंटेशन डज नॉट यूज ईटीसी। ठीक है, फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलता है। ठीक है, इट इज एन सिंपलर प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे पायरुवेट है, एस्टल्डिहाइड है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो तीनों में डिफरेंस हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होगा। एनारोबिक है तो वहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाइट्रेट या सल्फेट कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और फर्मेंटेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि पायरुवेट हो गया या एस्टल्डिहाइड हो गया। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस ओनली 2 एटीपी पर ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी का सिंथेसिस होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। और वो भी कैसे होता है, जनरेटेड थ्रू ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस में जो 2 एटीपी बनता है वही 2 एटीपी बनता है फर्मेंटेशन में। ठीक है, और वहां पे जो एनएडीएच बनता है, ग्लाइकोलिसिस में जो एनएडीएच बनता है वो क्या होता है, वो रीजनरेट होता है, उससे रीजनरेट होता है एनएडी प्लस, यानी रीजनरेट्स एनएडी प्लस टू सस्टेन ग्लाइकोलिसिस, और उसमें ग्लाइकोलिसिस ही चलता है। और जो एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो वापस कन्वर्ट होता है एनएडी प्लस में। ठीक है, इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड CO2 इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में इथेनॉल और CO2 होता है, और मसल्स वगैरह में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, उसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जैसे पायरुवेट या एस्टल्डिहाइड, उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनता है, वो भी कहां पे बनता है, ग्लाइकोलिसिस वाले में बनता है। और ग्लाइकोलिसिस में जो एनएडीएच बनता है वो वापस फिर कन्वर्ट होता है एनएडी प्लस में। ठीक है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन के बाद में या तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, या कोई और एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का टाइप है, एंड प्रोडक्ट जो होता है उसके बेसिस पे हम लोग नाम रख देते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में पहला हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये होता क्या है, ऑकर्स इन एनिमल सेल, जैसे मसल्स हो गया, है ना, बहुत अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, वहां पे फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस हो गए तो वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है,
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पाइरुवेट होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का याद रखना है हमको, एंजाइम का नाम याद रखना है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। रिएक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, दो पाइरुवेट बनेगा, दो पायरुविक एसिड बनेगा और दो NADH बनेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, वहां पे एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे रहेगा। और यह लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होगा वो दो लैक्टिक एसिड और 2 NAD प्लस, यानी ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बना था वो वापस NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वो जो लैक्टिक एसिड है फिर वो चला जाता है लीवर को। लैक्टिक एसिड जो होता है जो कि मसल्स में बनता है वो आपका ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा कहां पे, ब्लड के थ्रू होके जाएगा वो लीवर में, और लीवर में वापस उससे ग्लूकोज बनता है ना। और फिर वो ग्लूकोज जो होता है मसल्स में वापस आता है और फिर वो लैक्टिक एसिड बनता है। वो एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। द कोरी साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट ऑकर्स बिटवीन द लीवर एंड द मसल्स टू मैनेज एनर्जी ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मसल्स का ऑक्सीजन कम होने लगता है, तब वहां पे फर्मेंटेशन होता है, और जब फर्मेंटेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है। सच एज इंटेंस एक्सरसाइज, जब बहुत हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स का ऑक्सीजन कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है तो वहां पे फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है। इट हेल्प्स रिसाइकिल लैक्टेट प्रोडक्ट लैक्टेट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल्स बैक इनटू ग्लूकोज इन द लीवर। ये सारा चीज जो कन्वर्जन होता है वो कहां पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंजाइम का नाम याद रखना है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड और वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस में वो वापस NAD प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। रीजनरेट हो जाएगा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, है ना। अब कोरी साइकिल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ कि मसल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंस बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो रहा है, तगड़ा एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। जब एक्सरसाइज खूब करते हैं तो ऑक्सीजन मसल्स का कम होगा, और जब कम होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से क्या बना, लैक्टेट बन गया, लैक्टिक एसिड। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। अब ये लैक्टिक एसिड जो होगा ये ब्लड के थ्रू कहां पे चला जाएगा, लीवर के पास। किसके पास जाएगा, लीवर के पास। ये आ गया आपका लीवर के पास। ठीक है। फिर लीवर क्या करेगा, इसको वापस पायरुवेट और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज जो होगा वो मसल को चला जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, साइकिल हो गई। ठीक है। ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल बोलते हैं। ठीक। तो ये पहला था फर्मेंटेशन का, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। दूसरा क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एंड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। ऑकर्स इन ईस्ट एंड सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ईस्ट और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, लास्ट में एल्कोहल बनता है। पायरुवेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है। पहले में होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, किसको, पायरुवेट को। यानी कि पहले स्टेप में पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड और CO2 में, एंजाइम होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और दूसरे में जो एसिटाल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। ठीक है। एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इथेनॉल में, और वहां पे जो एंजाइम होगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा। ठीक है। क्या होगा स्टेप, इक्वेशन देख लेते हैं। यह है ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस होगा, दो पायरुवेट बनेगा, दो ATP बना, दो NADH बना। ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है यहाँ पे, ये जो दो पायरुवेट है उससे दो एसिटाल्डिहाइड बनेगा और दो CO2 बनेगा। ठीक है। ये जो दो पायरुवेट है इस दो पायरुवेट से क्या बनेगा, तो दो एसिटाल्डिहाइड बनेगा और दो CO2 बनेगा। यहाँ पे एंजाइम होगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो एसिटाल्डिहाइड है यह रिड्यूस होगा दो NADH से, और 2 एथिनॉल बनेगा और दो NAD प्लस बनेगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा। ठीक है। तो ये मेन, ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो ग्लूकोज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, दो इथेनॉल बनेगा, दो CO2 बनेगा और दो ATP बन जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया, ये हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कोहल होगा। एंजाइम का नाम याद रखना है हमको, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक।
आगे है पास्चर इफेक्ट, इसी से रिलेटेड है पास्चर इफेक्ट। पास्चर ने ऑब्जर्व किया था, द पास्चर इफेक्ट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिक्रीज significantly when oxygen become available to an organism or cell that was previously functioning under anaerobic condition. This is due to the higher efficiency of ATP production via aerobic respiration compared to anaerobic pathway like fermentation. इसमें क्या है, पास्चर इफेक्ट में ये देखा गया कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक और एनरोबिक, जैसे ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है वो एरोबिक और एनरोबिक दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखा गया कि उसमें ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो गया, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस का जो रेट था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया तब। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें क्या था कि ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ जा रहा था और ग्लूकोज का कंजम्पशन भी बढ़ जा रहा था। वो ऐसा क्यों हो रहा था कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कम ग्लूकोज से ही उसको ज्यादा एनर्जी मिल जा रहा था, और जब ज्यादा एनर्जी मिल जा रहा है तो वो ग्लाइकोलिसिस कम करेगा और ग्लूकोज का कंजम्पशन कम होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन एब्सेंट हो रहा है तो वो फर्मेंटेशन करना शुरू करेगा, और जब फर्मेंटेशन करना शुरू करेगा तो वहां पे, क्योंकि ग्लूकोज से फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी कम मिलती है, ग्लूकोज से फर्मेंटेशन के थ्रू एनर्जी कम मिलती है, तो अपने एनर्जी को जितना उसको चाहिए उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ईस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ज्यादा ग्लूकोज को ब्रेक करेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, है ना। इसीलिए जब फर्मेंटेशन होगा या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का कंजम्पशन ज्यादा होगा और ग्लाइकोलिसिस का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस चल रहा है और ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो जैसे ही उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी वैसे ही ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस का रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग इसको ईस्ट के केस में देख सकते हैं कि ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एल्कोहल का प्रोडक्शन अच्छे से होता रहेगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग मीडियम में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे तो एल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ग्लूकोज का कंजम्पशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा और एल्कोहल का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन है तो ईस्ट जो होगा वो फर्मेंटेशन करेगा, और जो फर्मेंटेशन करेगा तो ग्लूकोज ज्यादा उसको चाहिए, ग्लूकोज का कंजम्पशन ज्यादा होगा और एल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ही ग्लूकोज से बहुत सारा एटीपी मिल जाएगा, तो उसका काम चल जाएगा आराम से, तो फिर वो ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो उस कंडीशन में फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, एल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि फर्मेंटेशन नहीं होगा, है ना। तो यही इफेक्ट जो है वो पास्चर इफेक्ट है कि जब हम लोग ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है और अगर उस मीडियम में हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाता है और एल्कोहल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। आगे है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, सेल्स रिलाई ऑन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एटीपी विच जनरेट्स ओनली 2 एटीपी पर ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मिलता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करेगा वो, और फर्मेंटेशन करेगा तो ग्लाइकोलिसिस से उसको केवल एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मिलेगा। टू मीट एनर्जी डिमांड द ग्लाइकोलिसिस रेट इज हाई, और अपने एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसमें ग्लाइकोलिसिस का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे कि ग्लूकोज का इंक्रीज्ड ग्लूकोज कंजम्पशन, ग्लूकोज का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे तब क्या होगा, तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा और उससे ज्यादा का ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलने लगेगा, और जिस केस में क्या हो जाएगा, तो रैपिड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो नीड नहीं रह जाएगा, ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। द हायर एफिशिएंसी रिड्यूसेस नीड फॉर रैपिड ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यानी ग्लाइकोलिसिस जो होगा उसका रैपिड ब्रेकडाउन नहीं होगा, और जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज का जो कंजम्पशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पास्चर इफेक्ट। आगे है रेस्पिरेटरी क्विशंस, ठीक है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये होता है रेशियो, द रेस्पिरेटरी क्विशंस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विशंस, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट
और इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है ना। तो RQ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कितना CO2 बन रहा है और कितना O2 कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है तो उसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग को कितना वॉल्यूम O2 लग रहा है, और जब हम लोग ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना उससे CO2 बन रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस RQ1, यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, तो RQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हमको RQ कहीं पे भी 1 दिख रहा है, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतना ही CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कुछ और मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ1 आ गया, फैट के लिए लगभग 0.7 होता है, प्रोटीन के लिए 0.8 टू 0.9 होता है RQ वैल्यू, मैलिक एसिड है 1.33 है, ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पे 4 है। ठीक है, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि इसे यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो यहाँ पे फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, है ना। प्रोटीन के कंपेयर में फैट को करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RQ क्या हो गया, रेशियो, ये सिंपल हमको फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ये वाला हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे है PO रेशियो। ठीक है, तो PO रेशियो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड पर एटम ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होने पर कितने मॉलिक्यूल का ATP बनेगा, इसी को हम लोग PO रेशियो बोलते हैं। ठीक है, द PO रेशियो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड, P जो होगा यहाँ पे फॉस्फेट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पर एटम ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। ठीक है, एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को रिड्यूस करने के लिए कितना हमको करने पर कितना हमको ATP बनेगा, वो PO रेशियो होता है। It quantifies the efficiency of oxidative phosphorylation in coupling electron transport to ATP synthesis. The PO ratio is determined by the amount of ATP produced per pair of electron transported to oxygen. ये भी हम लोग दूसरा तरीके से बता सकते हैं। पहला हम लोग ये बता सकते हैं एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के पर जितना ATP का फॉर्मेशन होता है वो हो जाएगा PO रेशियो, और दूसरा हो सकता है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास ट्रांसपोर्ट करने में जितना ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, PO रेशियो। तो PO रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टू ऑक्सीजन, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, अब NADH के लिए देख लेते हैं। तो NADH के लिए PO रेशियो होता है 2.5 और FADH2 के लिए होता है PO रेशियो 1.5। ठीक है, याद रखेंगे NADH के लिए 2.5 और PO रेशियो होता है FADH2 के लिए 1.5। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देख लिया PO रेशियो, RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस, पास्चर इफेक्ट क्या होता है, और फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और उसके बाद में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग शटल सिस्टम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा सा वीडियो वो भी बनेगा, उसमें हम लोग देख लेंगे शटल सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।